जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो एक तरफ अगर आप देखिए तो गवर्नर दिया गया है, दूसरी तरफ प्रमुख कार्य दिए गए हैं। सबसे पहले बंगाल में द्वैत शासन की बात की गई है कि बंगाल में द्वैत शासन कब से प्रारंभ हुआ। हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एक युद्ध है जिसको कि निर्णायक युद्ध बोलते हैं। आपकी परीक्षा में पूछा गया है कि कौन से युद्ध को निर्णायक युद्ध कहते हैं, तो बक्सर के युद्ध को। बक्सर का युद्ध कब हुआ है? 1764 में हुआ है। क्लियर है? बक्सर के युद्ध के बाद आपको पता है एक ट्रिटी साइन होती है 1765 में, जिसको कि हम कौन सी ट्रिटी कहते हैं? ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद कहते हैं। परीक्षा में कई बार पूछा गया है। एक बार तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही बोल दिया गया था कि बक्सर के युद्ध को, प्लासी के युद्ध को, ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। तो प्लासी का युद्ध पहले हुआ है, उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ और बक्सर के युद्ध का परिणाम था ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद, ये याद रखिएगा। और इसी समय द्वैत शासन जो है वो बंगाल में प्रारंभ भी किया गया है। किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव द्वारा, ये याद रखिएगा। अब एक प्रश्न बनता है कि द्वैत शासन था क्या? द्वैत शासन में दो राइट्स हुआ करते थे, एक निजामत और दूसरा दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स मतलब रेवेन्यू कलेक्शन, ठीक है, टैक्स का कलेक्शन, वित्त कलेक्शन। किसके पास दीवानी राइट्स जाएगी? कंपनी के पास। तो आज से जितना भी पैसा कलेक्ट होगा वो किसके जेब में जाएगा? कंपनी के पास। और निजामत की अगर हम बात करें, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात करें, तो ये इसका अधिकार किसके पास था? निजाम के पास था। तो बंगाल में द्वैत शासन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? क्लाइव द्वारा प्रारंभ किया गया। लिख लो, जिसमें कि निजामत जो था वो निजाम के पास ही था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। लेकिन दीवानी राइट्स जो थी, रेवेन्यू कलेक्शन का जो अधिकार था, वो किसके पास चला गया था? कंपनी के पास चला गया था। क्लियर? चलो, यहां पर दूसरा प्रश्न और जो बन सकता है वो ये है कि द्वैत शासन लागू तो किया गया था क्लाइव द्वारा, लेकिन इसको समाप्त किसने किया, खत्म किसने किया? तो आप बताएंगे 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने जो डुअल गवर्नमेंट थी, जो द्वैत शासन प्रणाली थी, उसको समाप्त किया। क्लियर? चल, यहां पर देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वॉरेन हेस्टिंग, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, रिंग फेंस की नीति वॉरेन हेस्टिंग। यहां पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको वॉरेन हेस्टिंग से रिलेटेड बताने जा रही हूं, नोट डाउन कर लो। देखो, जब भी वॉरेन हेस्टिंग की बात आएगी तो सबसे पहला पॉइंट तो आप यही बताएंगे कि जो डुअल गवर्नमेंट थी बंगाल में, उसको किसने एंड किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने। कब? 1772 में। ठीक है। फिर आप सभी को पता है रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेटिंग एक्ट कब? 1773 में। किसके समय? वॉरेन हेस्टिंग के समय। और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है। ठीक है, ये भी चीज क्लियर है। मैं एससी लिख दे रही हूं, सुप्रीम कोर्ट। दूसरी चीज, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, अब उसे किस नाम से जाना जाता है? बताओ। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, ये आर है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, और पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग बना। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर में कौन आएंगे? गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बात कहेगा उसे गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास को मानना पड़ेगा। क्लियर है क्लास? सारे पॉइंट्स? अच्छा, यहां पर रिंग फेंस की बात करेंगे। रिंग फेंस थ्योरी ये किसके समय में आया है? ये भी वॉरेन हेस्टिंग के समय में आया है। और क्या याद रखना है आपको? इंपीचमेंट किस पर लगाया गया था? इंपीचमेंट तो आप बताएंगे वॉरेन हेस्टिंग पर। महाभियोग किस पर चलाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग पर चलाया गया था। तो ये सारे पॉइंट आप वॉरेन हेस्टिंग से रिलेटेड याद रखिएगा। ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट, यहां पर एक चीज और याद कर लीजिए। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, पिट्स इंडिया एक्ट जिसे हम बोलते हैं, पिट्स एक्ट जिसे बोलते हैं, ठीक है, पिट्स एक्ट ये किसके समय में आया? ये भी वॉरेन हेस्टिंग के समय में आया। पिट्स एक्ट में जब आप देखते हैं तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की बात होती है।
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे वो कॉमर्शियल एक्टिविटीज को देखते थे। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कॉमर्शियल एक्टिविटीज को देखते थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज को। या फिर हम कह दें पॉलिटिकल एक्टिविटी को। ये भी चीज याद रखिएगा। तो वॉरेन हेस्टिंग से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट आपको याद रखने हैं? सबसे पहले डुअल गवर्नमेंट बंगाल में किसने लगाया था बताएंगे आप? क्लाइव ने लगाया था, रॉबर्ट क्लाइव ने, जिसको कि 1772 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा हटाया गया। दूसरी चीज, रेगुलेटिंग एक्ट किसके समय में आई है? वॉरेन हेस्टिंग के समय में आई है और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया, जिसके तहत वॉरेन हेस्टिंग जो था वो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना। क्लियर है? फिर उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की जब हम बात करेंगे तो ये किसके समय में आया है? ये भी वॉरेन हेस्टिंग के समय में आया है और इसके तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात की गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कॉमर्शियल एक्टिविटीज को देखते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जब हम बात करते हैं तो वो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज पर कंट्रोल करते थे। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। फिर रिंग फेंस थियरी की बात करेंगे, वॉरेन हेस्टिंग याद रखेंगे आप। और इंपीचमेंट के थ्रू किसे हटाया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी, रिवीजन हो रहा होगा क्लास। चलो फिर यहां देखो, स्थायी बंदोबस्त की बात की गई है। स्थायी बंदोबस्त जिसको कि हम जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं और पहले की क्लास में मैंने आपको रैयतवाड़ी सिस्टम और जमींदारी सिस्टम के बारे में बताया था। जमींदारी सिस्टम में मैंने आपको बताया था यहाँ पर पीजेंट हुआ करते थे, जो फार्मर्स हैं, उनसे टैक्स कौन वसूला करता था? जमींदार वसूलते थे और वो उस टैक्स को क्या करते थे? ब्रिटिश ऑफिसर्स को ले जाकर देते थे। तो टैक्स कलेक्शन का काम किसका था? जमींदारों का था। ठीक है, तो ये स्थायी बंदोबस्त था, जमींदारी सिस्टम था। इसमें जो रेवेन्यू डिसाइड किया गया था वो परमानेंट था, वो फिक्स था, इसीलिए इसे परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है। किसके समय में आया है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, 1793। ईयर याद रखना है तो वो भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद सहायक संधि की बात हम करते हैं। सहायक संधि को हम सब्सिडरी अलायंस कहते हैं। यहाँ पर क्या होता था? ये किसके समय में आया था? वेलेस्ली के समय में आया था, याद रखना, परीक्षा में कई बार प्रश्न बना है। सहायक संधि जो थी, नाम देखो सहायक संधि, तो जो ब्रिटिशर्स थे वो राजाओं के पास जाते थे, कहते थे हम आपकी सहायता के लिए आए हैं, इसीलिए हम सहायक संधि लेकर आए हैं। सहायक संधि के तहत हम क्या करेंगे? हम आपके राज में अपने सैनिकों को लगा देंगे। अरे हमारे पास गन है, नए इक्विपमेंट्स हैं, हमारे जो सैनिक है वो ज्यादा तंदुरुस्त हैं, ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हम आपके पूरे स्टेट में अपने सैनिक लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद वो आपको आपकी रक्षा करेंगे, सहायता करेंगे। तो राजा भी खुश, अरे वाह चलो अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन हाँ, सैलरी सैनिकों को आपको देनी पड़ेगी, खाना आपको देना पड़ेगा राजा जी, कपड़े आपको देना पड़ेगा, खर्चा आप उठाइएगा। राजा ने कहा चलो कोई बात नहीं, जब मुझे रक्षा दे रहे हैं भाई, कोई वहां का कोई राजा मुझ पर अटैक कर दे या कोई यूरोपियन कंपनी ही मुझ पर अटैक कर दे, उससे अच्छा मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए भाई ब्रिटिश ऑफिसर्स आए हैं, कितनी अच्छी बात है, गोरे गोरे हैं भी लोग, सुंदर सुंदर। तो राजा खुश, ठीक है, हाथ मिला लिया। अब लेकिन होता क्या था? अब तुम खुद सोचो, आपने अपनी रक्षा के लिए किसी बॉडीगार्ड को रखा और कभी जिस बॉडीगार्ड को आपने रखा है, ठीक है, वो जिसको अपॉइंट किया उसी से आपका झगड़ा हो जाए। अब राजा जो है वो ब्रिटिशर्स से झगड़ा कर ही नहीं सकता था, क्योंकि उसे पता है मेरी जो रक्षा करे वो ब्रिटिशर्स ही करे, अब मैं अगर इनसे झगड़ा कर लूंगा तो ये मेरा ही गला काट देंगे। तो ये थी सहायक संधि, ब्रिटिशर्स की चाल थी। ठीक है, चलो हाथ मिलाते हैं, अपने ही सैनिकों को राजा के महल के इर्द गिर्द सब जगह हम लगा देते हैं, कभी राजा ने अगर हमसे कोई भी बेईमानी की तो इसी को उड़वा देंगे। समझ में आया? तो यहाँ पर कुछ प्रोविजंस भी हुआ करते थे सब्सिडरी अलायंस में, सहायक संधि में, जैसे कि राजा जो है वो किसी और यूरोपियन ट्रेडर्स के साथ हाथ नहीं मिला सकता है, कहीं पर भी किसी भी एग्रीमेंट या ट्रिटी साइन करने के पहले उसे बताना पड़ेगा, किसी पर अटैक करने से पहले उसे बताना पड़ेगा, सारी जानकारी अब उसे सहायक संधि के तहत ब्रिटिशर्स को देनी पड़ेगी। ये चीज याद रखिएगा थोड़ा सा।
अच्छा, आपकी परीक्षा में क्या प्रश्न बनता है ये भी मैं आपको बता दूं। आपकी परीक्षा में सबसे पहला प्रश्न तो यही बन सकता है कि सहायक संधि किसके समय में आई थी, तो आप बता देंगे वेलेस्ली के समय में आई थी। यहां पर एक और प्रश्न बन सकता है क्लास, ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको बता रही हूं। जब हम सब्सिडियरी अलायंस की बात करते हैं तो इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए। ठीक है, सहायक संधि सबसे पहले कहां पे, मतलब किस ने साइन की थी, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए। तो आप क्या बताएंगे, हैदराबाद, हैदराबाद 1798, ठीक है। फिर मैसूर 1799, फिर तंजौर 1799, फिर उसके बाद अवध 1801, ठीक है। फिर उसके बाद पेशवा 1802, फिर भोसले 1803 और फिर सिंधिया 1804। तो ये याद रखिएगा सब्सिडियरी अलायंस, और हो सकता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ ले। मैंने आपको बता दिया किसके समय में आया था, हैदराबाद में। हो सकता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करने को दे दे, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, फिर अवध, पेशवा, भोसले। तो याद रखिएगा, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, जो भी पॉइंट्स है। अच्छा, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगी क्लास, ध्यान से सुनते चलिए। अगर आपको समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, प्लीज ये काम करिएगा कि कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहां पर जब मैंने सब्सिडियरी अलायंस की बात की, सहायक संधि की बात की और मैसूर लिखा, तो आपको लगा नहीं कि मैम मैसूर की जब हम बात करते हैं तो एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था, कब हुआ था, सेकंड कब हुआ था, थर्ड कब हुआ था, फोर्थ कब हुआ था। तो जल्दी से क्विक रिवीजन करा दो तुम लोगों को। चलो देखो, यहां पर ध्यान देना, फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध की जब हम बात करेंगे तो यहां पर ध्यान दीजिएगा ये किस वर्ष में हुआ था। तो मैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सबको मैंने ऐसे लिख दिया। यहां पर मैंने 17, 17, 17, 17 लिख दिया, ठीक है। फिर 67, 80, 80 के बाद 90, फिर 99, 67, 80, फिर 90, फिर 99। क्लियर है। अब यहां पर देखो, जो पहला फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध था ये आपका 1767 से चला और 17, यहां पर ध्यान दीजिएगा 1769 तक हुआ, ठीक है। यहां पर कौन था, हैरी वेरेलस था, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता किसके किसके मध्य हुआ था। तो यहां पर ब्रिटिश ऑफिसर जो था वो हैरी वेरेलस था, और याद रखिएगा हैदर अली थी, ठीक है। हैदर अली ने ब्रिटिशर्स को, इन लोगों को हरा दिया था। ये चीज क्लियर है फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध में। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा अगर हम देखेंगे तो ये किसके समय में हुआ है, यहां पर ध्यान दीजिएगा वॉरेन हेस्टिंग के समय में, वॉरेन हेस्टिंग के समय में। थर्ड की अगर हम बात करेंगे तो ये किसके समय में हुआ है, कौन, वॉलिस के समय पे, ठीक है। और जब हम फोर्थ की बात करेंगे तो ये किसके समय पे हुआ है, वेलेस्ली के समय पे हुआ है। मैसूर 1799 सब्सिडियरी अलायंस, सहायक संधि मैसूर के साथ 1799 में किसने साइन की है, वेलेस्ली ने की है। और 1799 में ही फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध होता है जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और ट्रिटी ऑफ मैसूर आपका साइन किया जाता है। यहां पर सबसे पहला जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध है इसमें ट्रिटी ऑफ मद्रास, दूसरे में ट्रिटी ऑफ मैंगलोर, और तीसरे में श्रीरंगपट्टनम की ट्रिटी, और आखिरी में मैसूर की ट्रिटी। क्लियर है, ये भी चीज याद रखिएगा। पहले में कौन सी ट्रिटी है, मद्रास की, फिर मैंगलोर की, फिर श्रीरंगपट्टनम की, और फोर्थ में आपकी जो है वो मैसूर की ट्रिटी, जिसमें कि सब्सिडियरी अलायंस वेलेस्ली द्वारा 1799। ये याद रहेगा कि नहीं बताओ, याद रहेगा, याद रहेगा ना, मैं मान के चल रही हूं याद रहेगा। चलो
आगे बढ़ो। अच्छा, यहां पर कुछ नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पे मैं हाईलाइट करती हूं। सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग का नाम, ठीक है, फिर उसके बाद कॉर्नवालिस है, कॉर्नवालिस के बाद वेलेस्ली है और फिर हेस्टिंग है। ये सीक्वेंस भी याद रख लो। वॉरेन हेस्टिंग है, ठीक है, क्लियर है। वॉरेन हेस्टिंग के बाद कॉर्नवालिस है, फिर वेलेस्ली है और फिर हेस्टिंग है। हमने वॉरेन हेस्टिंग की जब बात की तो मैंने अभी आपको बताया कि वॉरेन हेस्टिंग के समय जो है वो सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ है। किसके समय? वॉरेन हेस्टिंग के समय, सेकेंड एंग्लो मैसूर। क्लियर है? बताओ। फिर अगर हम देखें कॉर्नवालिस के समय तो थर्ड एंग्लो मैसूर, और फोर्थ अगर हम देखेंगे तो फोर्थ एंग्लो मैसूर किसके समय में हुआ है? वेलेस्ली के समय में हुआ है। तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, फिर वेलेस्ली, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग के समय सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध, जिसमें कि आपका मैंगलोर की ट्रीटी साइन हुई है, ठीक है। थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध की जब हम बात करेंगे तो वो कॉर्नवालिस के समय, उसमें कौन सी ट्रीटी साइन हुई है? श्रीरंगपट्टनम की। और वेलेस्ली के समय की जब हम बात करते हैं तो ट्रीटी ऑफ मैसूर आपकी साइन हुई है, सब्सिडरी ऐलान 1799, याद रखिएगा। क्लियर? चलो, बहुत अच्छी बात है। अब पेशवाई का अंत यहां पर लिखा है। पेशवाई का अंत में आपके क्या लिखा है? लॉर्ड हेस्टिंग। क्या लिखा है? लॉर्ड हेस्टिंग, याद रखिएगा। तो यहां पर हम किसकी बात करेंगे? एंग्लो मराठा युद्ध की, पेशवाई के अंत की बात हो रही है तो हेस्टिंग के समय। पिंडारियों का दमन, लॉर्ड हेस्टिंग। फिर सती प्रथा का अंत, विलियम बेंटिक। मैंने आपको बताया है कि सती प्रथा में एक बहुत बड़ा योगदान था किसका? राजा राम मोहन रॉय का। राजा राम मोहन रॉय की जो खुद की भाभी थी उनको सती बना दिया गया था, उनको सती कर दिया गया था उनकी भाई की मृत्यु के बाद। तो फिर उसके बाद उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा का अंत भी हुआ। ये याद रहेगा। बोलो, थोड़ा बहुत चीजें याद हो रही है कि नहीं? एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन करा दूं। सबसे पहले जब हमने डुअल गवर्नमेंट की बात की, द्वैत शासन की बात की, तो आप क्या बोलोगी? क्लाइव, 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 ठीक है, याद रहेगा। द्वैत शासन का अंत किसने किया? हेस्टिंग ने, वॉरेन हेस्टिंग ने, याद रखिएगा, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग की जब मैंने आपसे बात की तो चलो काउंट करना शुरू करो। मैंने आपको बताया सबसे पहले द्वैत शासन का अंत इन्होंने किया, रेगुलेटिंग एक्ट इनके समय में आया है। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ है, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया है। वेरी गुड। पिट्स इंडिया एक्ट इनके समय में आया 1784 का, जिसमें कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात की गई है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सी से स्टार्ट होता है, तो सी वाला जो है, सीओडी जो है, वो कॉमर्शियल एक्टिविटीज को देखता था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज को देखता था। बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने आपको बताया महाभियोग किस पर चलाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग पे चलाया गया था, याद रहेगा। रिंग फेंस थ्योरी की जब हम बात करेंगे तो वॉरेन हेस्टिंग का नाम आप याद रखेंगे। साथ ही साथ याद रखेंगे सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध जो है वो भी वॉरेन हेस्टिंग के समय पे हुआ है। क्लियर है? चलो, फिर उसके बाद स्थायी बंदोबस्त, कॉर्नवालिस, याद रखिएगा। जमींदारी सिस्टम, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और यहां पर आपको याद रखना है थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध, जिसके तहत श्रीरंगपट्टनम की संधि साइन की गई थी, वो भी कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद मैंने आपको सहायक संधि के बारे में बताया, सब्सिडरी अलायंस के बारे में बताया, ठीक है। वेलेस्ली के समय में सबसे पहले हैदराबाद में, याद रहेगा, फिर मैसूर में 1799, फिर तंजौर में, फिर अवध में, फिर पेशवा में, भोसले में, सिंधिया में। कंप्लीट? चलो, बहुत अच्छी बात है। और याद रखिएगा जो फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ है वो किसके समय में हुआ है? लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ है। फिर पेशवाई का अंत लॉर्ड हेस्टिंग के समय में, पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग के समय में, सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिक के समय में। साथ ही साथ बेंटिक का जब हम नाम याद करेंगे तो आपको याद रखना है अंग्रेजी शिक्षा, ठीक है, मिनट की बात करते हैं ना, मैकाले मिनट, डाउन फिल्ट्रेशन थियरी, ये सब विलियम बेंटिक के समय। सामाजिक सुधार से रिलेटेड कई काम किए थे बेंटिक ने।
ठगों के दमन की बात करेंगे तो आपको कैप्टन स्लीमैन का नाम याद रखना है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। फ्रीडम ऑफ प्रेस की अगर हम बात करेंगे तो चार्ल्स मेटकाफ का नाम याद रखिएगा, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया। चार्ल्स मेटकाफ को हम लोग लिबरेटर ऑफ प्रेस कहते हैं, ठीक है। फिर सिंध का विलय की बात करेंगे तो एलन ब्रो याद रखिएगा। एनेक्सेशन ऑफ सिंध की अगर हम बात करेंगे तो किसके समय में हुआ है, एलन ब्रो के समय में हुआ है। साथ ही साथ दास प्रथा का भी अंत किसके समय में हुआ है, लॉर्ड एलन ब्रो। तो ये दोनों प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा गया है, एनेक्सेशन ऑफ सिंध, सिंध का विलय, लॉर्ड एलन ब्रो, साथ ही साथ दास प्रथा का अंत भी लॉर्ड एलन ब्रो, याद रखिएगा। चलो, राज्य अपहरण की नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, किसके समय पे, तो ये है लॉर्ड डेलहाउसी के समय में, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। फिर यहां पर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स याद रखिएगा, लॉर्ड डेलहाउसी। अब एक मिनट देखो, हाँ, अब यहां पर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की बात कर लेते हैं। यहां पर भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को बोल दिया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा क्लास, जो मैं आपको बताने जा रही हूं। सबसे पहले हम देखें तो सतारा 1848, ठीक है। फिर उसके बाद आपका है जैतपुर 1849। फिर संबलपुर 1849। फिर बागघाट, ठीक है, ये 1850। फिर उदयपुर 1852। फिर झांसी 1853। और लास्ट में अगर हम देखें नागपुर 1854। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आपको इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। याद रहेगा, बताओ याद रहेगा। देख लो एक बार आप लोग, यहां पर जब हम सतारा की बात कर रहे हैं तो 1848 सतारा हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद जैतपुर 1849। फिर संबलपुर 1849। बागघाट यहां पर मैं लिख दे रही हूं, बागघाट 1850। उदयपुर 1852। झांसी 1853। नागपुर यहां पर 1854। ये याद रखिएगा, यहां से भी आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से रिलेटेड। अब देखो, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डेलहाउसी। अवध का विलय भी लॉर्ड डेलहाउसी के समय में हुआ है। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, जॉन लॉरेंस, कई बार पूछा गया है। फिर वेनाकुलर प्रेस एक्ट, मैंने आपको बताया था, वेनाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो लगाया गया था लॉर्ड लिटिन द्वारा, जिसे कि हटाया किसके द्वारा गया है, लॉर्ड रिपन के द्वारा। ये याद रखिएगा, लिटिन ने लगाया है, रिपन ने हटाया है। अग्र फॉरवर्ड नीति रिपन के समय। फिर स्थायी निःश्वासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ये सारे पॉइंट्स आपके परीक्षा में पूछे गए हैं जो मैं आपको बता रही हूं। वेनाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति किसने की है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, रिपन ने। इल्बर्ट बिल किसके समय में आया है, लॉर्ड रिपन के समय में आया है। इल्बर्ट बिल में क्या था कि पहले ऐसा हुआ करता था कि जो इंडियन जज हुआ करता था वो यूरोपियन केसेस को नहीं सुन सकता था। तो इसमें बोला गया कि अगर कोई इंडियन जज जो है, ठीक है, उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो यूरोपियन जज के बराबर ही है, तो वो यूरोपियन केसेस को भी सुन सकता है, मतलब यूरोपियन ट्रायल को भी सुन सकता है। यहाँ पर इल्बर्ट बिल का लोगों ने क्यों विरोध किया, क्योंकि लोगों को ये चीज समझ में आई थी, लोगों की बात कर रहे हैं तो मतलब ब्रिटिशर्स ने क्यों विरोध किया, क्योंकि उनको ये चीज समझ में आ रही थी, अगर जज किसी इंडियन को बना दिया गया और वो बैठ गया डिसीजन देने के लिए, ऑर्डर करने के लिए, तो कभी कोई ऐसा केस आएगा जिसमें इंडियंस के एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है यूरोपियंस द्वारा, तो ऑफ कोर्स सी बात है जो जज है वो जजमेंट देगा इंडियंस के फेवर में, ठीक है, मतलब वो यूरोपियन को जेल में डालेगा। तो वो ऐसा नहीं चाहते थे, उन्होंने कहा नहीं, भले जो इंडियंस हैं वो जो यूरोपियन जजेस के बराबर ही क्वालिफिकेशन रखते हो, लेकिन वो यूरोपियन केसेस की हियरिंग नहीं करेंगे। तो इल्बर्ट बिल का लोगों ने विरोध भी किया था, लॉर्ड रिपन के समय आया था। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट
लॉर्ड रिपन के समय। कांग्रेस की स्थापना कौन हुई, कब हुई थी, किसके समय में, डफरिन के समय में। डफरिन ने क्या कहा था कि जो कांग्रेस है वो माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट कर रही है, यही तो बोला था डफरिन ने, तो याद रखिएगा। ठीक है, बर्मा का विलय की बात करेंगे तो ये भी डफरिन के समय में हुई था। बंगाल का विभाजन 1905 लॉर्ड कर्जन के समय, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन कराया। लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली, लड़खड़ा रही है, और मैं इसकी शांतिपूर्वक वो शांति से इसकी क्या खत्म, इसको खत्म होते हुए देखना चाहता हूं, कुछ ऐसा स्टेटमेंट था। ठीक है, समाप्ति देखना चाहता हूं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है, मिंटो के समय में हुई है, और 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया है जिसमें मुस्लिम्स के लिए किसकी बात की गई है, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई है। फिर दिल्ली दरबार किसके समय में हुआ है, लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ है। दिल्ली दरबार में क्या क्या चीजें हुई है, जो 1905 का बंगाल का विभाजन है उसको रद्द कर दिया गया है, और जो कैपिटल है उसको कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया है। ठीक है, प्रांतों में द्वैत शासन की बात करें तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1990 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के तहत क्या हुआ था, बताओ, डुअल गवर्नमेंट की बात की गई थी, कहां पर, प्रांतों में, प्रोविंस में बात की गई थी। ठीक है, द्वैत शासन की। रॉलेट एक्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड, क्लियर है, 1919 का समय चल रहा है।